तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। और आज आपको सुनाएंगे, वापस लेके चलेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साल 1997 में, 1957। दो बड़े इनकाउंटर साल में हुए थे और दोनों का बहुत चर्चा चला था। एक एनकाउंटर तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, और लेकिन दूसरा, क्योंकि मरने वाला आदमी एक गरीब था, कोई उसका पीछा करने वाला नहीं था, लेकिन वो भी उतनी ही सुर्खियों में रहा। उसकी वजह क्या थी वो आपको बताएंगे। एक एनकाउंटर आपने सुना 97 का, अरुण गवली के खास शूटर कासुल खास सदा मामा और विजय टांडल का। और दूसरा एनकाउंटर हुआ था जो जावेद फावड़ा नाम से मशहूर हुआ। ये जावेद फावड़ा का एनकाउंटर बिल्कुल अलग कहानी के तौर पे उभर के सामने आया। ये उस किस्म का एनकाउंटर था जिस किस्म का बहुत साल पहले वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट के एक आरोपी को लेकर जो बहुत बड़ी चर्चा में रहा था, उसके साथ मिलता जुलता था, इसलिए ये सुर्खियों में आया। बात करते हैं वो केस था क्या। असल में क्राइम ब्रांच मुंबई की उसके एक आला ऑफिसर वसंत ढोबले बैंड्रा में एक 20 साल के लड़के को पिकअप करते हैं। ये बाद में पता चला, लेकिन उनका कहना तो ये था कि इस आदमी को हमने 25 और 26 की रात को एनकाउंटर किया, लेकिन कुछ ऐसे गवाह सामने आ गए जिन्होंने कहा कि इसको तो हमने 2 दिन पहले, मतलब 23 तारीख को, पुलिस वाले जो सिविल में आए थे इस लड़के को अपने साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठा के ले गए थे। ये एक गवाह ने बताया जिसका नाम फर्नांडिस था। और उसके बाद उन्होंने शिकायत भी की, फैमिली के लोग भागे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और आखिरकार 26 अगस्त 1997 को एक पुलिस का प्रेस नोट आता है कि गई रात, आधी रात के समय 12:30 पे रात को, मुंबई का जो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे दिन में इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि वहाँ गाड़ी पार्किंग तो छोड़ो, पाँव रखने की जगह नहीं होती। उस एरिया का नाम है बैरड पियर। बहुत बड़ी बड़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज के ऑफिस, कस्टम हाउस, बड़े होटल, बिल्कुल डॉक के साथ लगता एरिया। अगर आप कहीं शाम को 7-8 बजे चले जाओ तो आपको लगेगा जैसे आप लंदन के किसी एक हिस्से में घूम रहे हो। सारी की सारी बिल्डिंगें अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं और उनका नक्शा जो है वो पूरे का पूरा लंदन के किसी भी इलाके से मिलता जुलता है। तो वहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है, जिसमें अक्सर फिल्म वाले उसको लंदन का इलाका दिखा के शूटिंग कर लेते हैं। सैटरडे संडे को तकरीबन बंद रहता है, क्योंकि सबके सब दफ्तर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल नहीं है। तो छुट्टी वाले दिन बंद रहता और लोग उसको लंदन दिखा के शूटिंग करके आपको हमारा मन परचावा भी कर लेते हैं। खैर, उस सुनसान इलाके में जहाँ रात को वैसे भी कोई नहीं होता, वर्किंग डे हो या छुट्टी का दिन हो, तो वहाँ पे एनकाउंटर करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आई विटनेस क्यों नहीं, कोई नहीं होता। अब इस केस में जब ये आदमी का एनकाउंटर हो गया तो बहुत चर्चा चला, जब एक गवाह सामने आ गया कि 2 दिन पहले मैंने देखा कि इसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे, और मैंने इसके घर पे जाके इसकी माँ को और इसकी बहन को ये सूचना दी। उनके साथ मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन भी गया, हमने कंप्लेंट भी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
और 2 दिन के बाद या कहो कि 2.5 दिन के बाद जब उनको इस बात की खबर आती है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, भाई या बेटा दोनों, तो बहुत हंगामा होता है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह ख्वाजा यूनुस केस का हुआ था। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच की यूनिट में वही पुलिस ऑफिसर जो आज इतनी तकलीफ में है, इन्हीं लोगों का नाम उस समय भी ख्वाजा यूनुस केस में आया था। सचिन वाजे खास तौर पर, प्रफुल्ल भोसले। लेकिन प्रफुल्ल भोसले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने शायद वहाँ पे जो उनके साथियों की कुछ गलतियाँ वलतियाँ हुई होगी, उनसे काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा और अपनी प्रोफाइल काफ़ी चेंज कर ली, काम करने का तरीका बदल दिया। एक अच्छे ऑफिसर का ये सबूत होता है कि उनको बदले हालात के मुताबिक काम करने का तरीका भी बदल लेना चाहिए। खैर, पुराना किस्सा है, अभी तो कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसमें कोई कमेंट करना बनता नहीं है। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जो एक आदमी कहते हैं जिसका कोई किसी किस्म के ब्लास्ट में कोई कसूर नहीं था, नाम नहीं था, उस आदमी को टॉर्चर किया गया और वो पुलिस के टॉर्चर में मर गया। उसके बाद उसकी लाश को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, आज तक उसकी लाश नहीं मिली। ये ख्वाजा यूनुस का केस। बात बहुत गंभीर है, लेकिन जब सिस्टम एक स्टैंड ले लेता है तो दूर तक वो स्टैंड कायम रहता है। एविडेंस कागजों में चलती है, हमारे और आपके कहने पे नहीं चलती। इसी तरह जब जावेद फावड़ा, अब फावड़ा आपको बता दें, बहुत से लोगों को आपको पता नहीं होगा कि फावड़ा महाराष्ट्र में किस किस्म के आदमी को कहते हैं। जिस आदमी के दांत बहुत बाहर निकले हों मुंह से। एक गांव में आपने देखा होगा, जब खेतों में काम करते थे, घरों में जानवर रखे होते थे, गाय भैंस, तो उनका जो गोबर होता था उसको इकट्ठा करने के लिए एक लकड़ी का फावड़ा होता था, उसके आगे छोटे छोटे दांत भी बने होते थे, तो ताकि वो अच्छी तरह जो कचरा होता था उसको खींच सके। उसको फिर उठा के घर के बाहर रखा जाता था, फेंक के आया जाता था। तो इस तरह से जो मुंह से दांत बड़े होते हैं, कुछ लोगों के जो होंठों से बाहर नज़र आते हैं, मुंह बंद भी करो तो दांत छिपते नहीं हैं, उसको फावड़ा कहते हैं। एक जावेद फावड़ा नाम का आदमी था। वो किसी क्राइम के केस में वांटेड था और जब क्राइम ब्रांच उसको ढूंढ रही थी तो उनको किसी खबरी ने इतला दे दी कि वो आदमी, इस किस्म का आदमी बैड्रा रेलवे स्टेशन के सामने स्लॉटर हाउस के पास रहता है। अब पुलिस वालों ने शायद ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्रिमिनल जो जिसको हम ढूंढ रहे हैं ये वही है या कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी है, गलत शनाख्त। लेकिन उसको उठा लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये आदमी तो बेचारा बहुत ही गरीब घर का था, पढ़ा लिखा भी नहीं था ज़्यादा, उम्र भी बहुत कम थी। हालांकि जिस जावेद फावड़ा को पुलिस ढूंढ रही थी उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। अब कानून, जैसे मैंने कहा, अपने तरीके से काम करता है, आपको बताएंगे वो भी। इसको वो मूंगफली बेच के गुजारा करता था। बांद्रा स्टेशन के बाहर वेस्ट साइड में वो मूंगफली बेचा करता था। सिंगदाना उसको मुंबई में कह देते हैं। और जिस आदमी ने क्राइम करना है, कत्ल करना है, चोरी डकैती करनी है, वो मूंगफली क्यों बेचेगा? और एक बहुत ही गरीब किस्म की झोपड़पट्टी में रहता था। आसपास में इसकी कोई शिकायत नहीं, किसी पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं, और उसका तो नाम भी जावेद नहीं था, उसका नाम तो कुछ और था जो उसके राशन कार्ड पे था। और उसके जो बाकी डॉक्यूमेंट कुछ जो एकत्र किए गए पुलिस की तरफ से। जावेद कहते हैं कि आदमी जो सर्कल में ज़्यादा चहेता हो उसको ख़ास तौर पे या आम तौर पे जावेद कह के बुला लिया जाता है। नाम कुछ उसका और था, लंबा चौड़ा नाम था।
तो खैर उसको उठा लिया जाता है उस मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से या किसी और कारण से। अब जब उसको ये कहा जाता है, ये कानून में सिद्ध नहीं हुआ कि उसको शायद मारा पीटा गया उसी तरह जैसे ख्वाजा यूनुस को मारा पीटा गया था और इसकी शायद डेथ हो गई थी। इसके लिए अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एनकाउंटर से। तो कौन बात की इंक्वायरी भी हुई जो बाद में साबित नहीं हो सकी, उसके भी कारण हैं। तो 2 दिन के बाद क्राइम ब्रांच की टीम प्रशांत डोबले और उनके साथी, उनका जो एक प्रेस रिलीज नोट इशू किया क्राइम ब्रांच का आता है कि 25 और 26 अगस्त 97 की रात को बैलर्ड पियर में, सप्राउट रोड है वहाँ पे, एक अंग्रेजी नाम है उसका भी सप्राउट रोड, वहाँ पे रात के 12:20 पे या 30 पे एक मारुति कार 800 स्पॉट की जाती है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि जावेद फावड़ा वहाँ पे आएगा जो 3-4 केसेस में वांटेड था, जिनमें से एक केस दादर पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर्ड था और वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे। ये फिंगरप्रिंट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में जजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल आया। अब वो भी उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी है वो भी शक के घेरे में है। खैर, अब जैसे ही मारुति गाड़ी रुकती है, पुलिस वाले उनको चैलेंज करते हैं कि आप रुको, भागने की कोशिश मत करना। पुलिस की एम्बेसडर गाड़ी होती है, उसमें प्रशांत डोबले और साथ में सब इंस्पेक्टर गाड़ी चला रहे होते हैं, पीछे कुछ और हवलदार रुक बैठे होते हैं। तो जैसे गाड़ी रुकती है तो प्रशांत डोबले खिड़की से बाहर देख के तो देखते हैं कि एक आदमी मारुति वैन से बाहर निकलता रात के आधी रात को। प्रशांत डोबले उसको पहचान लेते हैं कि ये, या उनको लगता है कि ये जावेद फावड़ा। उसको आवाज़ देते हैं कि जावेद भागने की कोशिश मत करना। इतना कहने की देर थी, जो पुलिस का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुलिस ने कहा कि उसने घूमा और एक वेपन निकाल के, इम्पोर्टेड वेपन, एक मूंगफली बेचने वाला आदमी बैंड्रा स्टेशन के बाहर, उसके पास इम्पोर्टेड वेपन सोफिस्टिकेटेड, वो गोली चलाता। और वो गोली चलने के बाद इंस्पेक्टर डोबले भी गोली चलाते हैं और एक गोली जावेद फावड़ा की कथित तौर पर एम्बेसडर गाड़ी के आगे विंडशील्ड पे लगती है और वो कांच क्रैक होता है। और टूटे हुए कांच में से एक दूसरे सब इंस्पेक्टर भी गोली चलाते हैं। टोटल 4 गोलियां लगती हैं और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में जावेद फावड़ा मर जाता है। अब हैरानी की बात देखिए, ये सारे कार्यक्रम में वो जो 2 आदमी मारुति में और थे वो भाग जाते हैं। कमाल की बात है, कोई मारुति कार भी थी या मारुति कार में 2 शख्स भी थे या ये एक मनगढ़ंत कहानी थी, या पुलिस वालों को तो सिर्फ जावेद फावड़ा चाहिए था, वो उनके सामने था, उससे मुकाबला हुआ, मारा गया। पुलिस का रात के अंधेरे में ध्यान उन लोगों पे नहीं गया, इसलिए वो भागने में कामयाब हो गया। आज तक नहीं पकड़े गए कौन थे, वो गाड़ी किसकी थी, कहाँ से आई, उसकी भी कोई खबर नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन में उसका जिक्र नहीं आया। अब देखिए, अब जब कांड हुआ तो अखबार, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, उसका परिवार और मुस्लिम समाज खास तौर पे वो सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने जो पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल उनको कंटैक्ट किया। उन्होंने पैसा वैसा इकट्ठा करके बड़े एडवोकेट हायर किए, जिसमें काफ़ी अच्छे नाम थे वकीलों के। इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर है और ये केस जाता है जस्टिस रंजना सामत देसाई, जो उस समय हाई कोर्ट की जज थी। मैं उनको जानता था, मैं इस केस को अच्छी तरह इसलिए मैंने स्टडी किया क्योंकि
जस्टिस रंजना देसाई से मेरा पर्सनल लेवल पे राब्ता था। ये वही जस्टिस थी जब वकालत किया करती थी तो जो गोवा में वहाँ के साबका मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाऊ को कस्टम के एक बहुत ईमानदार ऑफिसर दयाशंकर ने पकड़ा था एक स्मगलिंग के केस में। तो गोवा का कोई वकील उसके खिलाफ खड़ा होने के तैयार नहीं था और कस्टम के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था बजाय इसके कि बम्बई से वकील मंगाए जाएं और गोवा की अदालत में वो बहस करें। उन वकीलों में से एक यही थी जो इस केस में चलते हुए फावड़ा के केस में हाई कोर्ट की जज बन चुकी थी, रंजना सावंत देसाई। इनके पिता जो थे मिस्टर श्यामराव सावंत, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, लाइक अ फादर फिगर। बहुत सीनियर एडवोकेट से 84-85 साल की उम्र तक वो वकालत करते रहे और वही थे जिन्होंने जिंदा सुखा के केस में जो सरकारी वकील थे पूना की येरवाड़ा जेल में जो केस चल रहा था, खैर ये बात मैं बता चुका। और हमारे मुंबई के रह चुके पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, उनकी बहन, छोटी बहन पूनम मारिया, वो रंजना देसाई की उस समय असिस्टेंट हुआ करती थी और ये मुंबई से फ्लाइट लेके गोवा पंजे में आया करते थे और चर्चिल के खिलाफ जो केस लड़ते थे कस्टम के तरफ से, वो ये दोनों लेडीज लड़ती थी। तो कई बार मुझे मुंबई में इनके साथ ही जाना पड़ता था। दयाशंकर से दोस्ती थी, कस्टम के साथ काम करते थे तो काफ़ी राब्ता था। खैर, मैं ऐसी बातें आपको इसलिए बता देता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको कोई आपके ऊपर रुआब डालना चाहता हूँ कि मैं उसको जानता था उसको जानता था। बताता इसलिए हूँ कि आपको पता चले उस समय पे, उस ज़माने में सिस्टम काम कैसे करता था। डिपार्टमेंट्स, वकील कैसे एक दूसरे से रिलेशन रखते थे, कैसे केसेस आगे बढ़ते थे और जहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल लेवल पे जान पहचान होती है तो आपको कुछ जानकारी दूसरों से ज़्यादा मिल जाती है। तो मैंने ये केस इसलिए फॉलो करना शुरू किया हाई कोर्ट में जाके, हालांकि वो मेरी बीट नहीं थी, हाई कोर्ट के हमारे रिपोर्टर और थे, पर मैं जब इस केस की हियरिंग होती थी मैं जाता था कि जस्टिस रंजना देसाई की अदालत है और बहुत अच्छा फैसला आएगा। बाद में भले मैं नाराज़ हुआ लेकिन मेरी कोई पर्सनल लेवल से किसी से कोई लेना देना नहीं है। कानून तो एविडेंस पे और कागज़ों पे चलता है। आपका और मेरा बयान ख्यालात कोई माना नहीं रखते, जो सबको पता है। तो वो केस चला हाई कोर्ट में। रंजना देसाई ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने उस समय के सेशन जज को हिदायत दी कि आप इस केस की एक जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए और 3 महीने के अंदर अंदर हमें बताइए कि ये एनकाउंटर असली था कि फेक था। उसी समय हाई कोर्ट की एक दूसरी बेंच में, जिसमें एक जज मिस्टर शाह थे, दूसरे जज का नाम मैं भूल गया, उन्होंने सिमिलर ऑर्डर पास किया था सदा पावले और विजय टाडेल के केस में कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और वो भी मुंबई के उन्हीं सेशन जज को भेजी गई थी जिसमें जस्टिस रंजना देसाई ने भेजी। तो इन्होंने कहा कि 3 महीने का समय देते हैं, जब तक सेशन जज साहब की रिपोर्ट नहीं आती तब तक अगली कार्रवाई रोक देते। वो खैर 4-5 महीने के बाद वो रिपोर्ट आ गई, लंबी चौड़ी बहस हुई। अल्टीमेटली पता ये चला कि प्रोसिक्यूशन ने ऐसे सबूत दिए। उस समय के पुलिस कमिश्नर रॉनी मेंडोंसा, जो केंद्रीय एजेंसी से लंबा चौड़ा डेपुटेशन करके वापस आए थे, बहुत बढ़िया इंसान थे, उन्होंने जो एफिडेविट दिए थे उनके ऊपर बहुत रिलाई किया कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि हम जब किसी आदमी को चैलेंज करते हैं कि आप सरेंडर कर दो, ख़ास तौर पे ऐसे आदमी को जिसके पास हथियार होते हैं, अगर तो वो सरेंडर कर देता है, अपना हथियार फेंक देता, तो हम उसको कोई मुकाबला नहीं होता, वहाँ कोई इनकाउंटर नहीं होता। उन्होंने 2-3 ऐसी एग्जाम्पल्स हाई कोर्ट में बताई, जिनमें एक राजू काले का केस था, अरुण गवली आदमी का एक बताले था, कुछ इस किस्म गताले।
गदाले। तो उन्होंने इस किस्म के नाम बताए कि ये बड़े गैंगस्टर थे, खतरनाक गैंगस्टर थे, लेकिन जब उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, इसलिए कोई गोली नहीं चली। तो हम पुलिस वाले जब इनकाउंटर करते हैं तब करते हैं जब हमें हमारी जान का खतरा होता है। हम सेल्फ डिफेंस में, जो हमारी अपनी ज़िंदगी की रक्षा है, उसके लिए जवाबी कार्रवाई करते हैं। अब ये दूसरी बात है कि हम गैंगस्टर से ज़्यादा ट्रेन होते हैं, जहाँ हमारे हथियार ज़्यादा अच्छे होते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक वर्दी का रुआब भी होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हुई, लेकिन कोर्ट ने जिसाते मान ली। और दूसरी बात, जो छोटी मोटी गलतियां अनपढ़ लोग कर देते हैं, जैसे जावेद फावड़ा, जिसका असली नाम और था, उसकी बहन ने कहीं बयान में लिख दिया था कि मेरे भाई की उम्र 18 साल है, और जब राशन कार्ड चेक किया गया तो उसकी उम्र 20 साल निकली। तो उसने ये भी कहा कि मेरे भाई का नाम श्यामा था, लेकिन राशन कार्ड पे श्यामा नहीं लिखा हुआ था। उसने कहा था श्यामा जावेद नाम है, लेकिन राशन कार्ड पे नाम और लिखा था। तो ये टेक्निकली बातें जो मैंने कहा कि कानून डॉक्यूमेंटेशन देखता है, ऐसी छोटी छोटी बातों के सहारे से लेके प्रोसिक्यूशन ने इतना केस पेश किया और अंत में वही हुआ जो हमेशा होता है। कोर्ट का फैसला आ गया, इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। लेकिन वो जावेद फावड़ा जिसको मारना था असली, वो कौन है, कहाँ गया, उसका आज तक पता नहीं। दोस्तों, ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड के किस्से, जिस आदमी का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था वो तो मारा गया, और जिसका लेना देना था वो कौन है, कहाँ गया, आज तक किसी को पता नहीं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।